बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 13, स्टैटिस्टिकल इन्फ्लुएंस टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। इसकी अब शॉर्ट डेफिनेशंस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस एक ऐसी बात को या ऐसी स्टेटमेंट को कहते हैं कि जो ठीक है या गलत इसका हमें पता ना हो, यानी हमें क्लियरली पता ना हो कि ये बात ठीक है या ये बात गलत है, तो ऐसी बात कहलाती है, ऐसी स्टेटमेंट कहलाती है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस इज़ अ स्टेटमेंट विच मे और मे नॉट बी ट्रू। तो ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ें लिखी हुई हैं, अगर आप इन्हें याद करना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है, वरना आप इन्हें छोड़ दीजिए और बाकी डेफिनेशन आप याद कर लीजिए। फिर आगे आ गई जी हाइपोथेसिस टेस्टिंग। हाइपोथेसिस टेस्टिंग एक नाम से भी लग रहा है कि ये हाइपोथेसिस को टेस्ट करने का अमल है, यानी उनको चेक करने का अमल है कि हाइपोथेसिस ठीक है या वो गलत है, ये कैसा अमल होगा। बहरहाल द ऑब्जेक्टिव ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग इज़ टू चेक द वैलिडिटी ऑफ अ स्टेटमेंट अबाउट अ पॉपुलेशन पैरामीटर। वैलिडिटी कहते हैं किसी चीज़ का दुरुस्त होना या उसका हक़ाइक़ पर मबनी होना, या शवाहिद जिस चीज़ के मौजूद हों तो हम कहते हैं कि वो चीज़ वैलिड है। तो वैलिडिटी ऑफ स्टेटमेंट, स्टेटमेंट का मतलब बात, तो यानी ऐसी बात जो दुरुस्त हो या बात की दुरुस्त की। वैलिडिटी ऑफ स्टेटमेंट यानी बात का ठीक होना, बात का दुरुस्त होना, इसको हम चेक करते हैं, यानी चेक करते हैं कि क्या स्टेटमेंट वैलिड है या नहीं है। और ये स्टेटमेंट किसके बारे में होगी? स्टेटमेंट अबाउट अ पॉपुलेशन पैरामीटर। ये आपने काम में भी ऐसे ही देखा है कि हम जो हाइपोथेसिस टेस्ट करते रहे हैं वो पॉपुलेशन के पैरामीटर के बारे में टेस्ट करते हैं। तो इसलिए ये हाइपोथेसिस टेस्टिंग की डेफिनेशन के अंदर पॉपुलेशन पैरामीटर का लफ्ज़ भी अब आएगा, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव कहते हैं मकसद को, ठीक है। तो इसको बोलेंगे द ऑब्जेक्टिव ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग इज़, हाइपोथेसिस टेस्टिंग का मकसद होता है कि हम क्या करें? चेक दी वैलिडिटी ऑफ अ स्टेटमेंट, कि हम चेक करें दुरुस्त होना किसी स्टेटमेंट का, और स्टेटमेंट होगी अबाउट द पॉपुलेशन पैरामीटर। आगे आ रहा है जी स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस। तो मिसाल के तौर पर एक ये हमारे पास एग्जांपल मौजूद है यहाँ पर। देखिए पॉपुलेशन का पैरामीटर पी, और ये आप उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू के बारे में उसकी टेस्टिंग कर रहे हैं, यानी पी को किसी न्यूमेरिकल वैल्यू के बारे में उसकी टेस्टिंग कर रहे हैं। तो पैरामीटर की टेस्टिंग है, तो ये एक हाइपोथेसिस है, और ये हाइपोथेसिस कहलाता है स्टैटिस्टिकल, यानी ऐसा हाइपोथेसिस जिसमें हम पॉपुलेशन के पैरामीटर की न्यूमेरिकल वैल्यू टेस्ट कर रहे हों, वो स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस है। अ स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस इज अ स्टेटमेंट अबाउट द numerical value of a population parameter। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी null hypothesis। null hypothesis, the null hypothesis is any hypothesis which is tested for possible rejection or acceptance under the assumption that it is true। कह रहे हैं कि null hypothesis एक ऐसा hypothesis होता है जिसको हम टेस्ट करते हैं, और पॉसिबली रिजेक्शन, और पॉसिबल ये मुमकिन है कि वो रिजेक्ट हो जाए या एक्सेप्टेंस यानी वो एक्सेप्ट हो जाए, अंडर द असम्पशन दैट इट इज़ ट्रू। लेकिन हम जब उसकी टेस्टिंग कर रहे होंगे तो उसकी टेस्टिंग से पहले ही हम ये अज्यूम कर लेंगे कि वो ट्रू है, उसको हम ट्रू अज्यूम करके उसकी टेस्टिंग फिर कर रहे होंगे। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस या रिसर्च हाइपोथेसिस। द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इज यूजुअली द हाइपोथेसिस फॉर विच द रिसर्चर वांट्स टू गैदर सपोर्टिंग एविडेंस। अब ये जो डेफिनेशन है ये थोड़ी सी हाई लेवल की है, और ये एक क्लासिकल डेफिनेशन है, क्योंकि इस पर अगर हम बात करेंगे तो फिर हमें नल हाइपोथेसिस की भी उसमें डेप्थ में जाना पड़ेगा। तो हम ये करते हैं कि अगर आप में से कोई स्टूडेंट ये याद कर ले तो उसकी मर्ज़ी है। हम एक और डेफिनेशन है इसकी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की। ये हमारा चैप्टर जब स्टार्ट होता है तो सबसे पहला पेज आएगा, उससे नेक्स्ट पेज के ऊपर ये डेफिनेशन मौजूद है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की। ये नल हाइपोथेसिस की डेफिनेशन भी यहाँ मौजूद है, ठीक है। मैं पहले नल की पढ़ देता हूँ, आपका दिल करे तो आप वो डेफिनेशन याद कर लें, वो ज़्यादा बेहतर है, नहीं तो फिर इससे काम चला लीजिए। द हाइपोथेसिस विच इज़ टू बी टेस्टेड इज कॉल्ड नल हाइपोथेसिस। ये एक लाइन के अंदर डेफिनेशन है इसकी जी, नल की। लेकिन हमारी जो भी डेफिनेशन है असल में अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, ये इसको हम अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को पहले तो ये बात बताऊंगा कि हम इसको H1 से डिनोट करते रहे हैं, लेकिन इसको हम HA से भी डिनोट कर सकते हैं, और ये A कैपिटल भी हो सकता है, ये A स्मॉल a भी हो सकता है, लेकिन होगा ये H की सबस्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है। तो अच्छा जी, नल हाइपोथेसिस देखें, जब हमारा नल हाइपोथेसिस किसी काम में रिजेक्ट हो जाए, मिसाल के तौर पर अभी इसी क्वेश्चन की बात कर लेते हैं।
ये हमारा नल हाइपोथेसिस है P इज इक्वल टू, अगर फ़र्ज़ कीजिए कि हमारा ये हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाता है, जब P इक्वल टू वाली बात रिजेक्ट हो जाएगी तो फिर ज़ाहिर बात है उसका अल्टरनेटिव ये क्यों लिखा है, इसीलिए लिखा है कि हम इसको फिर एक्सेप्ट कर लेंगे। यानी P बराबर वाली बात अगर आप रिजेक्ट कर रहे हैं तो फिर उसका मुतबादिल आप ये एक्सेप्ट कर लेंगे कि P इज़ नॉट इक्वल। तो जो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाता है तो फिर उस सूरत में हम जो दूसरा हाइपोथेसिस एक्सेप्ट करते हैं ये कहलाता है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। इसकी डेफिनेशन मैं यहाँ से पढ़ूंगा। The hypothesis which is accepted when the null hypothesis has been rejected is called the alternative hypothesis। इसके बाद आ रही है जी सिंपल हाइपोथेसिस एंड कंपोजिट हाइपोथेसिस। देखिए हाइपोथेसिस पहली बात तो यह है कि होते हैं पैरामीटर्स के बारे में। तो जो पैरामीटर होते हैं, अब हम बोलेंगे कि पॉपुलेशन के पैरामीटर होंगे या बोलेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन के पैरामीटर, क्योंकि जो पॉपुलेशन का डेटा होता है वो डेटा किसी न किसी डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा होता है। तो ये कहना कि पॉपुलेशन के पैरामीटर की टेस्टिंग, तो पॉपुलेशन के पैरामीटर की बजाय हम डिस्ट्रीब्यूशन के पैरामीटर की टेस्टिंग भी कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि पॉपुलेशन का जो डेटा है वो किसी डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा होता है। इसलिए इन दोनों की डेफिनेशन के अंदर अब डिस्ट्रीब्यूशन की टर्म भी आएगी। अच्छा जी, तो सिंपल और कंपोजिट हाइपोथेसिस के बारे में ये बात करूंगा मैं कि देखिए एक मिसाल दे रहा हूँ कि हमारे पास एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। डिस्ट्रीब्यूशन तो बेशुमार है, लेकिन अभी मैं सिर्फ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करता हूँ। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के दो पैरामीटर हैं जी, म्यू और सिग्मा। म्यू है उसका मीन, सिग्मा है उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये MCQs के लिए हमारा बहुत अहम है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के ये दो पैरामीटर होते हैं। अच्छा, तो ऐसा हाइपोथेसिस कि जो डिस्ट्रीब्यूशन के सारे पैरामीटर्स को इक्वल की फॉर्म में टेस्ट कर रहे हों, ऐसा हाइपोथेसिस जिसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन के सारे पैरामीटर, अभी इसके तो हैं ही दो, तो दोनों यहाँ शामिल हुए हैं और दोनों एग्जैक्टली इक्वल की फॉर्म में लिखे हुए हैं। तो ऐसा हाइपोथेसिस जो डिस्ट्रीब्यूशन के सारे पैरामीटर को टेस्ट कर रहा हो और एग्जैक्टली इक्वल की फॉर्म में टेस्ट कर रहा हो, वो हाइपोथेसिस कहलाता है सिंपल हाइपोथेसिस। अब हमारे क्वेश्चंस के अंदर बाज़ औक़ात ये होता था कि क्वेश्चन के अंदर हमें ये बताते थे इस तरह से ना, पॉपुलेशन जब वो स्टेटमेंट लिखते थे तो कहते थे कि पॉपुलेशन का सिग्मा, शुरू के सबसे पहले दो क्वेश्चन में आप देखिएगा कि सिग्मा की वैल्यू यानी पॉपुलेशन का सिग्मा 4 या 5 ऐसे बता देता था, और टेस्टिंग सिर्फ म्यू की कहता था। टेस्टिंग हमें सिर्फ म्यू की कहता था, टेस्टिंग सिग्मा की नहीं कहते थे। सिग्मा की वैल्यू हमें कहते थे कि ये नोन है, सिग्मा नोन है, हमें पता है इसका कि ये है, आप म्यू को टेस्ट कीजिए। तो लेकिन अगर म्यू इक्वल की फॉर्म में आप टेस्ट कर रहे होंगे तो फिर तब भी, अगर जारी बात है सिग्मा की वैल्यू तो आपको बता दी गई है, तो आप सिर्फ म्यू को टेस्ट करेंगे, सिग्मा को टेस्ट नहीं करेंगे। मैं सिग्मा पे ये इस तरह पेन रख देता हूँ। फिर भी हाइपोथेसिस कहलाएगा सिंपल हाइपोथेसिस, क्योंकि जो पैरामीटर आप टेस्ट कर रहे हैं वो एग्जैक्टली इक्वल की फॉर्म में है, और दूसरा पैरामीटर वो आपको स्टेटमेंट के अंदर बता दिया गया है। यानी डिस्ट्रीब्यूशन के दोनों पैरामीटर इक्वल की फॉर्म में हमें पता चल चुके हैं। तो बेशक एक ही पैरामीटर आप टेस्ट कर रहे हैं लेकिन इक्वल की फॉर्म में टेस्ट कर रहे हैं अगर, तो फिर ये एक हाइपोथेसिस भी कहलाएगा सिंपल हाइपोथेसिस, क्योंकि स्टेटमेंट के अंदर सिग्मा की कीमत, दूसरे पैरामीटर की कीमत हमें पहले ही इक्वल की फॉर्म में पता है। तो ये सिंपल इसे कहलाते हैं कि जब पैरामीटर की वैल्यूज इक्वल की फॉर्म में हों तो उसमें हम डिस्ट्रीब्यूशन को स्पेसिफाई कर सकते हैं। स्पेसिफाई मीन कि उसे हम मखसूस कर सकते हैं, एक ख़ास डिस्ट्रीब्यूशन है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन तो बेशुमार हैं, जो म्यू की कीमतें बदलेंगी, सिग्मा की कीमतें बदलेंगी, तो डिस्ट्रीब्यूशन बदलती जाएगी, उसकी शेप बदलती जाएगी और एक नई नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बनती जाएगी। लेकिन ये डिस्ट्रीब्यूशन एक ही है, क्योंकि म्यू इक्वल और सिग्मा भी इक्वल, तो दोनों पैरामीटर एक दो कीमतों के बराबर हो गए, यानी ये सिर्फ एक डिस्ट्रीब्यूशन है। इसको बोलते हैं कि यहाँ पर इस केस में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यूनिकली स्पेसिफाई हो गई है। इसका मुखालिफ ये है जी कंपोजिट हाइपोथेसिस कि जब अव्वल तो सारे पैरामीटर इक्वल की फॉर्म में ना हो या कोई एक पैरामीटर भी इक्वल की फॉर्म में ना हो, तो फिर ये हाइपोथेसिस कहलाता है कंपोजिट। क्योंकि यहाँ म्यू लेस देन इक्वल टू 10 का मतलब है कि म्यू 10 और उससे छोटे, तो 10 और उससे छोटे में तो बेशुमार कीमतें आती हैं म्यू की। तो सिग्मा की वैल्यू ठीक है, अच्छी बात है कि ये बराबर है 10 के, ये सिग्मा के लिहाज से तो यूनिक चीज़ है, लेकिन म्यू के हिसाब से ये यूनिक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर म्यू की बहुत सारी कीमतें हैं। तो हर कीमत के ऊपर एक नई नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बनती रहेगी। लिहाजा हम यहाँ पर बोलेंगे कि इस केस में डिस्ट्रीब्यूशन यूनिकली स्पेसिफाई नहीं हो रही है। इस पर काफ़ी बात हो गई है, बात और भी हो सकती है, लेकिन अब हम टाइम ज़रा सेव करते हैं। सिंपल हाइपोथेसिस,
hypothesis is said to be simple hypothesis if the hypothesis uniquely specifies the probability distribution से पहले आप probability लिख लीजिए, ब्रैकेट के अंदर मैंने जो किया उसको आप स्किप कर दीजिए, इसकी जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। कंपोजिट हाइपोथेसिस की डेफिनेशन आप यहीं से बना लीजिए सिंपल से, उसमें आपने एक बस यही करना है कि सिंपल की डेफिनेशन से ये बनानी है। कैसे बनाएंगे, आप लिखेंगे हाइपोथेसिस इज सेड टू बी composite hypothesis if the hypothesis does not uniquely specify the probability distribution। यही डेफिनेशन इसकी लिखी हुई है, ठीक है। उस तरह से बना लें या इसको फिर अलग से याद कर लीजिए, ये वर्डिंग तकरीबन वही है जो मैं बोल रहा हूँ। इसके बाद आता है जी सिग्निफिकेंस लेवल या लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। ये आप क्वेश्चन के अंदर जो स्टेप नंबर 2 में अल्फा की वैल्यू लिखते रहे हैं, ठीक है। कभी अल्फा 0.05 थी, कभी 0.01। ये अल्फा क्या होती है, अल्फा एक प्रोबेबिलिटी है, और ये प्रोबेबिलिटी है किस चीज़ की। देखें, आपने किसी क्वेश्चन में म्यू को टेस्ट किया, म्यू इज इक्वल टू 10 टेस्ट किया, और फ़र्ज़ कीजिए कि म्यू वाकई 10 के बराबर था, हकीकत में ऐसा ही था, लेकिन हमारा सैंपल ऐसा आ गया था कि वो एक सैंपल एक्सट्रीम किस्म का सैंपल आ गया, यानी आया तो पॉपुलेशन में से आया है, लेकिन उसी पॉपुलेशन में से आया जिसका म्यू 10 है, लेकिन वो सैंपल, उस सैंपल का मीन जो था वो एक एक्सट्रीम मीन आ गया, यानी या तो बहुत बड़ा आ गया या बहुत छोटा आ गया, यानी वो एक्सट्रीम साइड पर आ गया। जो आपने सैम्पलिंग चैप्टर किया था उधर भी आपने ऑल पॉसिबल सैंपल ड्रा किए हैं, तो आपने देखा होगा वहाँ पर कि एक आधा मीन जो होते हैं बहुत छोटे होते हैं या बहुत बड़े होते हैं सैंपल के, लेकिन ज़्यादातर मीन ऐसे ही होते हैं जो म्यू के करीब करीब होते हैं। तो मैं वो बात कर रहा हूँ कि बाज़ औक़ात सैंपल का मीन x बार ऐसा आ जाता है कि जो उन एक्सट्रीम सैंपल को जाता है। ऐसा होने का की प्रोबेबिलिटी बहुत छोटी होती है, लेकिन ऐसा हो सकता है। तो म्यू की टेस्टिंग क्योंकि सैंपल के मीन की बुनियाद पर होती है, तो फिर ऐसा होगा कि ऐसा सैंपल जो होगा, एक्सट्रीम सैंपल होगा, वो म्यू को ठीक होने के बावजूद गलत करा देगा, क्योंकि इस म्यू की टेस्टिंग सैंपल के मीन x बार की बेस पर होती है। और z के फार्मूला में भी आप नोट कीजिए कि x बार माइनस म्यू आ रहे होते हैं, यानी आपकी टेस्टिंग x बार पर डिपेंड करती है, सैंपल के मीन पर डिपेंड करती है। तो सैंपल एक्सट्रीम आने की वजह से करके म्यू हमारा ठीक होने के बावजूद गलत हो जाता है, तो ये तो गलती है, तो म्यू को तो हमें एक्सेप्ट करना चाहिए था, तो ये गलती है। ऐसा गलती होने की प्रोबेबिलिटी अल्फा होती है। पढ़ेंगे यहाँ पर इसको हम कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग द ट्रू नल हाइपोथेसिस इज कॉल्ड सिग्निफिकेंस लेवल या लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। इसके बाद है जी ये टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस। टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस एक ऐसा प्रोसीजर होता है जी कि जिसमें हम हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं कि वो ठीक है या गलत है, ठीक है। यानी एक अमल होता है कि जिसमें हम हाइपोथेसिस को ठीक या गलत साबित करते हैं। A significance test is a statistical test laying down the procedure for deciding whether to accept or reject a statistical hypothesis। टेस्ट स्टेटिस्टिक ये स्टेप नंबर 3 में जो आप वो यूज़ करते हैं फार्मूला, उसके बारे में बात हो रही है। उस फार्मूला के अंदर आप देखिए कि सैंपल की स्टैटिस्टिक लाजमी यूज़ होती है, तो उस वजह से करके ये इसकी डेफिनेशन में ये स्टैटिस्टिक का लफ्ज़ आ रहा है। अ स्टैटिस्टिक used as a basis for deciding whether the null hypothesis should be rejected is called test statistic। ये आप यहाँ तक याद कीजिए, नेक्स्ट काम हम फिर देखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।